हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू बुंद क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों वीडियो बायोलॉजी का चल रहा था वो 7:30 से स्टार्ट होने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो आज पढ़ेंगे सेंट्रोसोम। दोस्तों लगभग तक पढ़ चुके थे, आज पढ़ेंगे थोड़े उसके आगे पढ़ेंगे। जैसे था सेंट्रोसोम। अब सेंट्रोसोम दोस्तों पढ़ने के पहले आप लोग वीडियो को ज़्यादा दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और लाइक करो दोस्तों। और दोस्तों बुंद क्लास को सब्सक्राइब करो। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग नोट कॉपी लेके बैठ गए होंगे, मैं आशा करता हूँ। जैसा कि आज स्टार्ट करते हैं सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम क्या है, तो आप लोग बताइए सेंट्रोसोम क्या है, इसकी खोज किसने की थी, इसका क्या काल रहता है, आप लोग बताएं दोस्तों। इसकी खोज सेंट्रोसोम की खोज की थी बोवेई ने। किसने की थी? बोवेई ने दोस्तों इसकी खोज की थी। ठीक है दोस्तों, अब अगली बात कही जाएगा, यह केवल जंतु कोशिकाओं में ही पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, यह केवल जंतु कोशिकाओं में ही पाया जाता है जो केंद्रक के पास होता है तथा कोशिका विभाजन में इसका सहयोग रहता है। अब सिंपल सी भाषा समझते हैं कि इसका काम क्या रहता है। ठीक है, इसकी खोज की थी, सेंट्रोसोम की खोज की थी बोवेई ने। किसने की थी? बोवेई ने इसकी खोज की थी। और दोस्तों अब बात कही जाए, क्या यह केवल जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है? यह केवल जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है। इसकी खोज बोवेई ने की थी। और इसका काम क्या रहता है? तो इसका काम रहता है कोशिका विभाजन में सहयोग करना। इसका काम रहता है किसका? सेंट्रोसोम का। ठीक है दोस्तों, आप लोग समझ गए हो। जैसे कोशिका, यह कोशिका, ये क्या है? एक कोशिका झिल्ली है, एक है केंद्रक, एक क्या है? केंद्रक। ठीक है, अब इसके यहाँ केंद्रक के पास में पाया जाता है सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम यह पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब बात कही जाए कोशिका द्रव्य की। नेक्स्ट पॉइंट की बात कही जाए, कोशिका द्रव्य क्या है। कोशिका द्रव्य के बारे में समझते हैं। अब दोस्तों बात कह रहे हैं कोशिका द्रव्य है, तो कोशिका द्रव्य की खोज किसने की थी? तो कोशिका द्रव्य की खोज किसने की थी, आप लोग बताएं। इसका करेक्ट आंसर होगा जैसे कार्टी एवं डजायन ने की थी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, कार्टी एवं डजायन ने कोशिका द्रव्य की खोज की थी। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं केंद्रक। अब पूछा जाए आपसे केंद्रक कहाँ रहता है, तो कोशिका के अंदर ए है ना, एक पाया जाता है केंद्रक। क्या ए रहता है? केंद्रक, इसको कहा जाता है कोशिका झिल्ली। ठीक है, ए अंदर भरा है, ए भरा है कोशिका द्रव्य। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं केंद्रक। तो यह कोशिका का सबसे प्रमुख और बड़ा अंग होता है। क्या? केंद्रक। केंद्रक कोशिका का सबसे प्रमुख एवं और बड़ा अंग होता है कोशिका। ठीक है दोस्तों, अब जैसे बात करते हैं कोशिका द्रव्य की, तो बात हो ही गई। इसकी खोज किसने की थी? कार्ट एवं डजायन ने इसकी खोज की थी। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद समझते हैं केंद्रक। केंद्रक की काम क्या रहता है दोस्तों? तो यह कोशिका का सबसे प्रमुख और बड़ा अंग होता है। क्या? केंद्रक। ठीक है, केंद्रक के बारे में समझ गए हो। केंद्रक कहाँ पर है? केंद्रक एक कोशिका झिल्ली है, एक कोशिका द्रव्य भरा है, ये यहाँ पर रहता है केंद्रक। ठीक है, केंद्रक कोशिका का सबसे बड़ा और प्रमुख अंग होता है केंद्रक। ठीक है दोस्तों, अब इसमें समझते हैं थोड़ा गुणसूत्र के बारे में। गुणसूत्र या उसी, ठीक है दोस्तों। अब ए क्या है? जैसे ए क्या है? इसको कहा जाता है डीएनए। डीएनए कहा जाता है ठीक है दोस्तों। जो इसके अंदर भरा है दोस्तों, ए भरा है, ए रहता है प्रोटीन। क्या रहता है? प्रोटीन। डीएनए के अंदर प्रोटीन भरा रहता है। ये बात समझ में क्लियर हुई। ठीक है, ए क्या है? ऐसा बना है जो, ए क्या है? तो दोस्तों बात कहते हैं ए क्या है दोस्तों। अब इसके अंदर भरा है लाइनिंग वाला, इसको क्या कहा जाता है? आयत गुण सूत्र कहा जाता है, या इसको कहा जाता है कोमेडेट। क्या? कोमेडेट कहा जाता है इसको। ठीक है, और इसमें ए वाला लाइनिंग वाला भरा है जो ऐसा, इसको कहा जाता है जीन। क्या? जीन कहा जाता है। क्या है? गुणसूत्र है। गुणसूत्र के बारे में समझना आप लोगों ने समझ गए होंगे। ठीक है, अब इसके बाद दोस्तों है केंद्रक। ठीक है, केंद्रक द्रव्य में धागेनुमा पदार्थ जाल के रूप में बिखरा पड़ा रहता है। कैसा रहता है? केंद्रक द्रव्य में धागेनुमा पदार्थ जाल के रूप में बिखरा पड़ा रहता है और इसे क्रोमेटिन कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रोमेटिन कहते हैं। ठीक है,
अब नेक्स्ट पॉइंट है क्रोमेटिन डीएनए और प्रोटीन से मिलकर बना होता है। आप लोगों को बता दिया गया है, ठीक है दोस्तों। जैसा ऐसा रहता है डीएनए, ऐसा है डीएनए, ठीक है दोस्तों। इसको कहा जाता है डीएनए। जो इसमें पदार्थ भरा है दोस्तों, ऐसा पदार्थ भरा है, इसको कहा जाता है, इसमें भरा है क्या, प्रोटीन, प्रोटीन भरा है, ठीक है। तो क्रोमेटिन डीएनए और प्रोटीन से बना रहता है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि क्रोमेटिन ही सिकुड़ने के बाद गुणसूत्र कहलाते हैं, ठीक है। तो क्रोमेटिन है ना जो, तो थोड़ा सिकुड़ने के बाद ही गुणसूत्र कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, गुणसूत्र कहलाते हैं। अब दोस्तों इसके बाद है कि दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित या स्थानांतरित होते हैं और हमारे अनुवांशिक गुणों के लिए उत्तरदायी है, इसलिए इन्हें गुणसूत्रों को वंशागति का वाहक कहते हैं। क्या कहते हैं, वंशागति का वाहक कहते हैं दोस्तों। जो एक पीढ़ी में है वो दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं, इसी को कहता है वंशागति का वाहक, ठीक है दोस्तों। अब बात कहते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में, कहते हैं कि केंद्रक द्रव्य में क्रोमेटिन के अलावा केंद्रिका होती हैं। क्या होती हैं, केंद्रिका आरएनए होती हैं, जिसमें राइबोसोम के लिए आरएनए का संश्लेषण होता है। क्या, किसका होता है, आरएनए का संश्लेषण होता है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट के बारे में समझते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है दोस्तों, नोट करके लिख दीजिएगा, इस पर फूल पत्ती टांग दो। क्या टांग दो, इस पर फूल पत्ती टांग दो, इसको बिल्कुल नोट कर लो, बिल्कुल बिल्कुल दोस्तों, ठीक है दोस्तों, समझ गए होंगे, तो नोट करना है। अब बात करते हैं सन 1961 में, कब, सन 1961 में भारतीय वैज्ञानिक हरगोविंद खुराना जी ने जीन की खोज पर नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था। कब किया था, 1968 में भारतीय वैज्ञानिक हरगोविंद खुराना जी ने जीन की खोज की थी, इसलिए इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। कब मिला, 1968 में इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। अब नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं, कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, ठीक है। क्या है, इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, कुछ महत्वपूर्ण जीव जाति के गुणसूत्रों की संख्या। दोस्तों कौन किस में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, ठीक है दोस्तों। और आपसे पूछा जाए जीन की खोज किसने की थी, तो जीन की खोज की थी हरगोविंद खुराना जी ने। हरगोविंद खुराना जी ने खोज की थी, जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। कब, 1968 में नोबेल पुरस्कार मिला था, ठीक है दोस्तों, समझ गए होंगे। अब इस पे टांग दो, आप फूल पत्ती टांग दो, इस पर बिल्कुल लिखने हैं, बिल्कुल बच लिखने हैं, ठीक है दोस्तों। यह पेपर में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं, तो आप लोग इस पर फूल पत्ती टांग के लिख लो, बिल्कुल जी छोड़ हैं, इसमें कोई सामान की बात नहीं है, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं मच्छर, तो मच्छर में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो मच्छर में पाए जाते हैं 6 गुणसूत्र पाए जाते हैं, ठीक है। कितने पाए जाते हैं, तो मच्छर में गुणसूत्र की संख्या होती है 6। अब बात कर लें दोस्तों का घरेलू मक्खी में, घरेलू मक्खी में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो 12 गुणसूत्र पाए जाते हैं। अब बात करते हैं मटर की, तो मटर में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, 14। कितने, 14 दोस्तों। जो टिक हम लगाते जा रहे हैं वो समझो इम्पोर्टेंट है, तो आप उसको लोग छापना है, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं टमाटर की, तो टमाटर में गुणसूत्र कितने पाए जाते हैं, 24, ठीक है, 24 पाए जाते हैं, इसमें है इम्पोर्टेंट है, ठीक है दोस्तों, इसको भी आप छाप लो। अब कहते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं, जैसे मेढक हुआ, तो मेढक में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो मेढक में गुणसूत्र की संख्या होती है कितने, 26 होती है, तो आप इसको भी छापो नोट करके, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं नींबू की, तो नींबू में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो 36 पाए जाते हैं दोस्तों। तो मेढक से ज़्यादा गुणसूत्र तो नींबू में पाए जाते हैं, 10 का अंतर है, 10 ज़्यादा गुणसूत्र पाए जाते हैं नींबू में। मेढक पाए जाते हैं कितने, 26, और नींबू पाए जाते हैं कितने, 36, ठीक है दोस्तों। अब इसके बारे में नेक्स्ट पॉइंट की बात कहते हैं, कब कहते हैं बिल्ली के बारे में, तो बिल्ली में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो बिल्ली में पाए जाते हैं 38, कितने, 38 गुणसूत्र पाए जाते हैं बिल्ली में। इसके बाद कहते हैं चूहा, क्या, चूहा को कहते हैं रैट, बिल्ली को कहते हैं कैट, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं इसमें कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो चूहा में पाए जाते हैं 40, कितने, 40 पाए जाते हैं गुणसूत्र चूहा में। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में गेहूँ, तो गेहूँ में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो 42 गुणसूत्र पाए जाते हैं, ठीक है दोस्तों। इसको तो दोस्तों आप लोग नोट करना है, बिल्कुल जो लोग छापने हैं फूल पत्ती टांग के, ऐसे फूल पत्ती टांग दो इस पर, और दोस्तों इसको बिल्कुल इम्पोर्टेंट है दोस्तों, आप लोग बिल्कुल इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। लोग फूल पत्ती टांग के लिखना है आप।
अब इसके बारे में बात करते हैं खरगोश। खरगोश में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो 44 गुणसूत्र पाए जाते हैं खरगोश में। 44 गुणसूत्र पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद बात करते हैं मनुष्य में। तो मनुष्य में दोस्तों कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं दोस्तों। यह इम्पोर्टेंट है। कैसा है? इम्पोर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, बिल्कुल नोट कर लो ऐसे। ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं आलू के बारे में। तो आलू में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? 48 गुणसूत्र पाए जाते हैं आलू में। कितने? 48 गुणसूत्र पाए जाते हैं आलू में। अब दोस्तों बात करते हैं चिंपैंजी। तो चिंपैंजी में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो 48 भी इसमें पाए आलू और चिंपैंजी में बिल्कुल सेम गुणसूत्र पाए जाते हैं। बात करते हैं दोस्तों तम्बाकू के बारे में। दोस्तों तीनों में सेम पाए जाते हैं। किसमें? आलू में, चिंपैंजी में, तम्बाकू में सेम गुणसूत्र पाए जाते हैं 48। ठीक है, कितने? 48 गुणसूत्र पाए जाते हैं। आप कहते हैं दोस्तों घोड़ा। तो घोड़ा में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो घोड़ा में पाए जाते हैं दोस्तों गुणसूत्रों की संख्या है घोड़ा की कितने? 64 है गुणसूत्रों की संख्या घोड़ा की। अब बात करते हैं कुत्ता की। तो कुत्ता में दोस्तों 78 गुणसूत्र पाए जाते हैं। कितने? 78 गुणसूत्र पाए जाते हैं किसमें? कुत्ता में। बात करते हैं कबूतर। तो इसमें 80 गुणसूत्र पाए जाते हैं कबूतर में दोस्तों। ठीक है, इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट आपको क्या करना है? ज़्यादातर नोट का दोस्तों, सीखना तो सभी है लेकिन मोस्टली ज़्यादातर आपको 1 पॉइंट होगा, 2 पॉइंट हुए दोस्तों, मेढक में हुआ। ठीक है दोस्तों, गेहूँ, टमाटर, और दोस्तों बात करते हैं कबूतर के बारे में, आलू के बारे में, तम्बाकू के बारे में। दोस्तों इसमें दोस्तों यह मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ज़्यादातर पूछे जाते हैं, तो आप लोग इसको नोट करना है। ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? ठीक है दोस्तों, तो आप लोग इसको भी नोट करके लिखना है। क्या करना? नोट करके लिखना है। का हरगोविंद जी ने किसकी खोज की थी? जिन की खोज की थी, जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था 1962 में। ठीक है, और इसके बारे में गुणसूत्रों के बारे में भी आपको नोट करना है। ठीक है दोस्तों। फ्रेंड्स आप पढ़ते हैं डीएनए और आरएनए क्या है। तो डीएनए और आरएनए में क्या अंतर है और इसका काम क्या रहता है। ठीक है, और डीएनए का फुल फॉर्म क्या है? तो डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड इसका नाम है डीएनए का। ठीक है, तो ऐसे में दोस्तों अभी एनटीपीसी की सीबीटी में पूछा गया था कि डीएनए का फुल फॉर्म क्या था। तो दोस्तों यह था डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड इसका फुल फॉर्म था। अब यह क्या है? तो इसके बारे में कुछ समझते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं। ठीक है, अब बात करते हैं यह सर्वाधिक मात्रा में केंद्रक और कुछ माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। किसमें होता है? केंद्रक और माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, दोनों में। मतलब ज़्यादातर केंद्रक में पाया जाता है, कुछ माइटोकॉन्ड्रिया में इसका भाग पाया जाता है, इसका डीएनए का, जिसका फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, अब बात करते हैं हम डीएनए की संरचना की खोज किसने की थी? वाटसन और क्रिक ने की थी। कब की थी? 1953 में की थी। ठीक है दोस्तों, उन्हें इसी की खोज पर नोबेल पुरस्कार मिला था। दोस्तों इसमें कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट निकल के आए हैं। तो इसमें आपसे पूछा जाएगा वाटसन और क्रिक को नोबेल पुरस्कार मिला था, तो किसकी खोज में मिला था? तो इन्होंने किस डीएनए संरचना की खोज की थी वाटसन और क्रिक ने, जो 1953 में की थी, लेकिन इसी की खोज पर इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है, डीएनए के चार प्रकार के छाए पाए जाते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के छाए पाए जाते हैं डीएनए के, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, थोड़ा समझते हैं। और एक छाए आपस में 2-2 का जोड़ा बनाकर जुड़े रहते। कितने का? 2 जोड़ा बनाकर जुड़े रहते हैं डीएनए के। ठीक है दोस्तों, आप समझते हैं कुछ इम्पोर्टेंट, तो आप लोग बिल्कुल छापना है, बिल्कुल फूल पत्ती टांग दो ऐसे, बिल्कुल इन पर मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ज़्यादातर पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है, अब जोड़े कैसे बने हैं? तो एडेनिन का जोड़ा किसके साथ बना है? थाइमिन के साथ। किसके साथ? एडेनिन का थाइमिन के साथ, और साइटोसिन का गुआनिन के साथ। तो इनको 4 प्रकार के छाप पाए जाते हैं, 2-2 का जोड़ा बना रहता है। ठीक है, अब पूछा कौन कौन से पाए जाते हैं। तो पहला है दोस्तों एडेनिन। क्या है? एडेनिन है, और साइटोसिन सेकंड वाला है, तीसरे वाला है गुआनिन, चौथे वाला है थाइमिन। ठीक है दोस्तों, यह डीएनए के पार्ट हैं। किसके हैं? डीएनए के पार्ट हैं ये 4। कितने हैं? तो डीएनए के 4 पार्ट हैं,
जो दो दो के जोड़े आपस में बने रहते हैं। और डीएनए खोज किसने की थी? तो डीएनए की खोज की थी वाटसन और क्रिक ने, और इन्हें 1953 में की थी। और इन्हीं की खोज में इन्हीं की खोज पर इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था डीएनए को। ठीक है, अब डीएनए के बारे में संरचना से समझते हैं। थोड़ा डायग्राम बना है तो अब लोग डायग्राम से समझिए। ठीक है, अब दोस्तों बात करते हैं डीएनए और आरएनए में क्या अंतर है। ये दिख रही है आपको संरचना। ये किसकी है? ये दोस्तों ये है डीएनए की। किसकी? डीएनए की संरचना है। ठीक है, और ये दिख रहा है आपको, ये किसकी संरचना है? तो ये है आरएनए की। ठीक है, अब डीएनए क्या क्या पाया जाता है दोस्तों? एडेनिन पाया जाता है, थायमिन पाया जाता है, गुआनिन पाया जाता है दोस्तों, और साइटोसिन पाया जाता है। ठीक है, लेकिन 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 दोस्तों इसमें चार प्रकार के क्षार पाए जाते हैं दोस्तों। इसमें भी 4 प्रकार के क्षार पाए जाते हैं दोस्तों। 3 प्रकार के इसमें सेम पाए जाते हैं। और ऐसा अब पूछा जाए कुछ ऐसा है दोस्तों। पहला है एडेनिन। क्या? एडेनिन है पहले वाला। दूसरा वाला है दोस्तों गुआनिन। ठीक है, नंबर तीसरा है दोस्तों साइटोसिन। नंबर चौथा है दोस्तों यूरेसिल। URACIL यूरेसिल। ठीक है दोस्तों, तो आपसे पूछा जाए क्वेश्चन कैसा आता है कि इसमें डीएनए में कौन सा क्षार नहीं पाया जाता है? तो डीएनए में यूरेसिल नहीं पाया जाता है, बाकी तीन बिल्कुल सेम रहते हैं। इसमें डीएनए में थायमिन पाया जाता है और इसमें यूरेसिल पाया जाता है। बाकी 3 एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन बाकी सब सेम पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब डायग्राम के बारे में समझ गए होंगे। डायग्राम से क्या क्या है डीएनए और आरएनए। ठीक है, अब डीएनए काम क्या रहता है? तो डीएनए का काम रहता है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होना। वंशागति कहते हैं, उसी को वंशागति कहते हैं। इसका डीएनए का काम रहता है। ठीक है, तो डीएनए की इकाई क्या है? डीएनए की यूनिट क्या है? तो जीन। इसी जीन की खोज की थी हरेंद्र खुराना ने, जिन्हें 1968 में इन्हें पुरस्कार मिला था। किस में मिला था? तो 1968 में पुरस्कार मिला था हरेंद्र खुराना जी को। ठीक है दोस्तों, कब मिला था? तो 1968 में मिला था हरेंद्र खुराना जी को, जिन्हें जीन की खोज की थी। अब नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं। डीएनए का कार्य यानी आनुवंशिक क्रियाओं का संचालन करना होता है इसका डीएनए का काम। नेक्स्ट पॉइंट है डीएनए प्रोटीन संश्लेषण को भी नियंत्रण करता है। किसको कहता है? तो डीएनए प्रोटीन संश्लेषण को भी नियंत्रण करता है। दोस्तों यह 3 इम्पोर्टेंट फैक्ट निकल के आए तो आप लोग को नोट करना है। आप लोग फिर बनाइएगा दोस्तों। वीडियो को पसंद आता है तो शेयर करिए, बंदर क्लासेस को लाइक सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज़्यादातर लाइक करिए दोस्तों और शेयर करिए। शेयर तो आपको दोस्तों बहुत करना है। जो बच्चों गाँव में स्टडी नहीं कर पा रहे हैं लॉकडाउन की वजह से, तो आप लोगों को उन तक पहुंचाने का आपका जिम्मेदारी काम रहता है, तो आपको पहुंचाना है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो शेयर करना है वीडियो को। अब दोस्तों आप समझते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों आरएनए। क्या है? तो आरएनए के बारे में समझते हैं। जो आरएनए 3 प्रकार का होता है, वो आगे समझेंगे। पहले आरएनए का फुल फॉर्म समझते हैं। आरएनए क्या है? तो आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए का क्या था? तो डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड था, और इसका आरएनए का नाम है राइबोन्यूक्लिक एसिड। इसका फुल फॉर्म है दोस्तों। इसमें जो वनडे एग्जाम होते हैं तो उसमें इसके ज़्यादातर डीएनए और आरएनए के फुल फॉर्म पूछे जाते हैं, तो आप लोग इसको बिल्कुल याद करके रखिए। ठीक है, अब बात करते हैं आरएनए के बारे में। तो यह डीएनए से बनता है। किससे बनता है? जो आरएनए बनता है वो डीएनए से बनता है। ठीक है दोस्तों, अब डीएनए से आरएनए तथा प्रोटीन बनने की अंतिम क्रिया को ट्रांसलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? जो डीएनए से आरएनए तथा प्रोटीन बनने की क्रिया होती है, जो अंतिम क्रिया को ट्रांसलेशन कहते हैं।
ठीक है। आप समझते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। डीएनए भी 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के पाए जाते हैं। वो हमने थोड़ी आगे समझा दी है आपको, डीएनए और आरएनए, और यहाँ भी आप लोग नोट करिएगा, ठीक है। तो आरएनए क्या पाया जाता है? एडेनिन पाया जाता है, साइटोसिन पाया जाता है, गुआनिन पाया जाता है और यूरेसिल पाया जाता है। ये 4 प्रकार के इसमें आरएनए के प्रकार 4 पाए जाते हैं। किसके? तो आरएनए के 4 प्रकार के 4 होते हैं, वो इतने प्रकार के होते हैं। एडेनिन, साइटोसिन, गुआनिन और यूरेसिल, इन 4 प्रकार के पाए जाते हैं। डीएनए में क्या पाया जाता है? एडेनिन पाया जाता है, साइटोसिन पाया जाता है, गुआनिन पाया जाता है, लेकिन थायमिन पाया जाता है डीएनए में, और थायमिन की जगह यूरेसिल पाया जाता है, ठीक है दोस्तों। अब क्वेश्चन आ जाए दोस्तों का, ऐसा कौन सा क्षार है जो डीएनए पाया जाता है, डीएनए में पाया जाता है लेकिन आरएनए में नहीं पाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा आपको देखें थायमिन, ठीक है। थायमिन दोस्तों डीएनए पाया जाता है लेकिन आरएनए में नहीं पाया जाता है, उस थायमिन की जगह यूरेसिल पाया जाता है। अब आरएनए दोस्तों 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? वो 3 प्रकार के होते हैं, तो उनके बारे में समझते हैं। 3 कौन प्रकार के वो होते हैं। बात करते हैं दोस्तों, जैसे आरएनए हुआ प्लस आरएनए हुआ, mRNA हुआ, ठीक है दोस्तों। अब इसका काम क्या रहता है, तो आप लोग उसको भी समझिएगा। आरएनए कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं दोस्तों। आरएनए 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन आरएनए के 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग इस पर बिल्कुल आपको पूरी पत्ती टांगना है, बिल्कुल पूरी पत्ती टांग के नोट करना है, ठीक है दोस्तों। मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें बता रहे हैं दोस्तों आपको। यह यूट्यूब पे बहुत कम मिलते हैं ऐसी चीज़ें, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं आरएनए के बारे में। तो आरएनए के बारे में बात करते हैं। यह राइबोसोम पर लगे होते हैं। किस पर? राइबोसोम पर लगे होते हैं, जो प्रोटीन संश्लेषण करते हैं। क्या कहते हैं? आरएनए के काम रहता है, ये राइबोसोम पर लगे रहते हैं, और जो प्रोटीन संश्लेषण का करते हैं। क्या कहते हैं? प्रोटीन संश्लेषण करते हैं आरएनए, ठीक है। अब प्लस आरएनए का काम क्या रहता है? ये अनेकों अम्लों को राइबोसोम तक लाते हैं ताकि प्रोटीन निर्माण हो सके। क्या रहता है? ताकि प्रोटीन निर्माण हो सके, इन्हें अमीनो अम्लों को राइबोसोम तक लाते हैं। किनको? अमीनो अम्लों को राइबोसोम तक लाते हैं ताकि प्रोटीन का निर्माण अच्छी तरह से हो सके, ठीक है। अब बात कहते हैं दोस्तों यह प्लस आरएनए नहीं है, सॉरी दोस्तों, इसमें टीआरएनए, यानी टी का मतलब होता है ट्रांसफर आरएनए, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर आप प्लस नहीं है, यहाँ पर दोस्तों टीआरएनए कहा जाता है इसको। आरएनए, टीआरएनए और mRNA कहा जाता है। आप समझते हैं दोस्तों mRNA के बारे में। तो मैसेंजर आरएनए रहता है, इसका काम रहता है मैसेंजर आरएनए, इसका नाम है ट्रांसफर आरएनए। अब समझते हैं mRNA के बारे में क्या रहता है। तो यह एक केंद्रक के बाहर अमीनो अम्लों को चुनते हैं। किसको चुनते हैं? यह केंद्रक के बाहर अमीनो अम्लों को चुनते हैं, को mRNA, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग समझ गए हो का आरएनए क्या है, आरएनए के कितने प्रकार के क्षार पाए जाते हैं, आरएनए कितने प्रकार का होता है, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग इसको बिल्कुल नोट कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। यह मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें आपको आज की बता दी गई हैं, ठीक है। डीएनए के बारे में और आरएनए के बारे में बता दी गई हैं। अब दोस्तों ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तो जब तक आप अपना ध्यान रखिएगा, और वीडियो पसंद आया दोस्तों तो शेयर करिए, लाइक करिए, बुंदेल क्लासेस को सब्सक्राइब करिए, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग दोस्तों वीडियो को शेयर नहीं करते हैं, तो आप लोग दोस्तों वीडियो को शेयर करिए, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद, टेक यू। और दोस्तों पहली बात, पढ़ेगा भारत, बढ़ेगा भारत। जय हिंद, जय भारत।